साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि सुबह डेली हम लोग ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी जो है उसका जो नोट्स है उसको डेली हम लोग ज्योग्राफी सुबह को करते हैं और रात को डेली करते हैं पॉलिटी। 7 चैप्टर हो चुका है ज्योग्राफी में भी, 7वां चैप्टर आज ये है पॉलिटी का। टोटल 15 से 17 टॉपिक है। एक सप्ताह में आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री और एक जनरल साइंस। ठीक है, तो चलिए ये आज 7वां टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? मूल अधिकार। ठीक है, पॉलिटी का है मूल अधिकार। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा समय इसमें लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर इस टॉपिक को आप करते हैं कंप्लीट, हर एक एग्जामिनेशन 1 से 2 प्रश्न आपका 110% रहता ही रहता है। ठीक है, अभी यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें 5-7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन लगभग आपको इससे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव करने के बाद, थ्योरी करने के बाद डेली ऑब्जेक्टिव भी साथ में कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव को भी कर लेंगे, जिससे क्या होगा पूरे के पूरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए करते हैं। और एक निवेदन और है, अगर नए चैनल पर तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिल सके। स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 तक प्राप्त होता है। पहला पॉइंट यही हो गया क्वेश्चन का कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग से हमें प्राप्त होती है? तीसरा भाग, और आर्टिकल कितना 12 से लेके 35 तक के। ठीक है, विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार के सुरक्षा एवं गारंटी में भारत सरकार उच्च न्यायालय प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा और गारंटी का मतलब 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल, मौलिक अधिकार जितने भी लोगों को दिया जाता है, इसका गारंटी कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। चलिए, मौलिक अधिकार के हनन उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका इसे बहाल करवाती है। इससे हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार अधिकार नियोजित एवं बाध्य योग है। मतलब कि अगर इसका हनन होता है तो कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है? फिर से लागू करवाता है, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये बाध्य योग है। मौलिक अधिकार असीमित है। ठीक है, मौलिक अधिकार के संशोधन संसद कर सकती है। इसका संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकार देश के भीतर राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट। चलिए मैग्ना कार्टा के बारे में देखते हैं। मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम ब्रिटेन का राजा जॉर्ज किंग ने 1215 ईस्वी में सामंतों के दरबार में आकर के ब्रिटेन के आम नागरिकों के लिए जो अधिकार की घोषणा की, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है, जिस कारण भारतीय संविधान भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस की अपनी 1931 के कराची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की, जिसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था 69th पीपीएससी में। मौलिक अधिकार कौन सी जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसमें चर्चा की गई थी? तो 1931 में। ठीक है, 1931 कहाँ पे? कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन भारतीय संसद द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और आर्टिकल 31 का निरस्त कर दिया गया, जिसका वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या हो गई है 6। देखिए पहले की बात यदि करते तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7। एक था संपत्ति का अधिकार भी, लेकिन संविधान संशोधन 44वां द्वारा उसे हटा दिया गया 1978 में। तो टोटल अब कितनी बच गई है? आपकी 6। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। कब? 1978 के दौरान। ये याद रखिएगा पॉइंट। अभी कौन कौन सी मौलिक अधिकार है इसे याद कीजिए। समता या समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, 14, 15, 16 सबको डिटेल्स में। पहले हम लोग ये जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार यही पूछ दिया जाता है कि समानता के अधिकार आर्टिकल कितने से कितने के बीच है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नोट, अब आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 3 क में रखा गया है, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है। उस 7 में से निकाल के कहाँ रख दिया गया इसको, आर्टिकल 300 क में। ये भी क्वेश्चन एक बन जाएगा, आर्टिकल 300 क किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से। चलिए अब हम लोग आर्टिकल 12 देखते हैं। 12 से लेकर 35 तक की जो चर्चा की गई है मौलिक अधिकार में, उसमें आर्टिकल 12 देखते हैं सबसे पहले। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत संसद, विधानमंडल तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था भी आता है। आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार के मेन रूप से बात नहीं की गई है, ठीक है। एक तरह से किसी एक स्पष्ट व्यक्ति को मिलने वाली बात नहीं की गई है, इसमें बात की गई राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, राज्य को परिभाषित किया गया। हम लोग देखे भी थे 14 से लेकर 18 समानता का, तो मेनली रूप से 12 और 13 जो है ना, वो एक अलग परिभाषा को प्रदर्शित करती है। 14 से लेकर के स्टार्ट है, तो हम लोग देखते हैं 12 क्या करती है, राज्य को परिभाषित करती है। राज्य के अंतर्गत संसद होती है, विधानमंडल होती है, और तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है, इसको संसद और विधानमंडल। चलिए आगे देखते हैं, 13 देखते हैं हम लोग। यह अनुच्छेद कहता है संविधान लागू होने से पहले कोई विधि या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है, तो यह विधि मान्य नहीं होगा। इसके द्वारा क्या कहना है कि संविधान लागू होने से पहले कि कोई या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है, तो वो लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे मौलिक अधिकार जैसे 14 से 18 है, या हम लोग का जो भी मौलिक अधिकार है, अगर कोई आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसा तत्व आता है जो कहता है कि मौलिक अधिकार मान्य नहीं होगा, वैसी विधि को मान्यता नहीं देती आर्टिकल 13, ठीक है। चलिए, मतलब सुरक्षा करती है। न्यायिक पूर्वालोकन, वह मूलतः अमेरिका के संविधान से विशेषता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 में की गई है। देखिए, भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को लागू किया गया है। कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश विधायिका द्वारा निर्मित विधि के संविधान के अनुरूप नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। इसे ही न्यायिक पूर्वालोकन कहते हैं। यह प्रावधान इसलिए किया गया कि क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, कार्यपालिका विधायिका मनमानी नहीं कर सकती है। अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ समझिए, हम लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें 3 पॉइंट आता है मेन रूप से। पॉलिटी को जब स्टार्ट करते हैं उसमें 3 पॉइंट आता है। क्या आता है, कार्यपालिका जो कार्य करने वाले लोग जितने होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका, उसके बाद आता है विधायिका आता है, उसके बाद आता है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम है कार्य करना, विधायिका का काम विधि वगैरह बनाना, और लागू करना किसका काम है, न्यायपालिका का। तो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 32 और 226 के अनुसार हम लोग के पास ये शक्ति है कि कोई आर्टिकल द्वारा अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, केस दायर कर सकते हैं। जो न्यायपालिका जो है उसका क्या करेगा, मतलब कि फैसला सुनाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे उच्च कौन है, न्यायपालिका है। कार्यपालिका और विधायिका के भी उच्च कौन है, न्यायपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका मनमानी नहीं कर सकती है। अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आर्टिकल 32 के द्वारा हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के द्वारा हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के द्वारा हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 14 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समता का अधिकार, आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। हम लोग सभी बराबर हैं, हम लोग सभी बराबर हैं, ये बात बताया जाता है। 15 सामाजिक, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, समानता के अधिकार। कोई व्यक्ति किसी के लिंग या जाति आधार पे कहीं पर भी उसे असमानता नहीं दायर की जा सकती है, ठीक है। सभी समान है, सभी लोग एक समान है। चलिए आर्टिकल 16 देखते हैं। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में मतलब हम लोग देखते हैं
कि किसी का कोई कहता है कि अगर कोई टीचर है, जेंट्स टीचर का सैलरी ज़्यादा है, लेडीज टीचर का कम है, तो यही सैलरी की बात मेन रूप से यहाँ पे किया गया है। लोक नियोजन में सभी को समानता से देखा जाए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत की बात करती है। कोई व्यक्ति कहता है कि ये छोटी जाति का है, इससे छुआछूत हो गया, तो उसको खत्म करने के लिए छुआछूत। 18 उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कोई दूसरे देशों द्वारा किसी को कुछ दे देने पे वो ग्रहण नहीं कर सकता है। इसमें छूट किसको किसको है? इनमें 3 क्षेत्र, सेना, शिक्षा, पुलिस क्षेत्र में छूट दिया जाता है, बाकी सभी को। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक क्या है आपका, देख सकते हैं। समानता का अधिकार में विधिक समझ समानता है 14, 15 है सामाजिक, 16 क्या है लोक नियोजन, 17 क्या है अस्पृश्यता का अंत, 18 क्या है उपाधि का अंत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विधिक समझ समानता का मतलब समझते हैं। इसका अर्थ होता है किसी भी विधि के समक्ष लोग समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आर्टिकल 14 विधि के शासन विधियों के समान संरक्षण होना चाहिए। विधि के समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मतलब आप कोर्ट में हाजिर होते हैं, एक दूसरा व्यक्ति भी हुए, तो मतलब क्या जज के नज़र में दोनों व्यक्ति समान देखा जाएगा, ठीक है, समान देखा जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जिसके पास पैसा होता है उसकी आज़ादी हो जाती है, आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 में जिस अधिकार की चर्चा की गई है उसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। पहला पॉइंट, भारत में अधिकार कौन कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के अलावा जो अनुच्छेद हमें अधिकार देते हैं संवैधानिक अधिकार कहलाता है। जैसे आर्टिकल 301 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध, कानूनी विधिक अधिकार। वैसे अधिकार जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है लेकिन भारत की संसद या विधानमंडल कानून बना के प्रदान करती है, कानूनी अधिकार कहलाती है, ठीक है। मातृत्व अवकाश का अधिकार। मानव अधिकार, वह अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है, मानव अधिकार कहलाता है। सूचना का अधिकार, 2005 के कानून बना करके सूचना का अधिकार, यह अधिकार हमें जिस कारण इसे कानूनी अधिकार भी माना जाता है। चलिए, मतदान करने का अधिकार। मतदान का अधिकार चर्चा स्पष्टता पूर्वक भारतीय जन प्रतिनिधित्व 1951 के धारा 62 में किया गया। यह अधिनियम भारत संसद ने बनाया, जिस कारण इसे कानूनी या विधि के श्रेणी में रखा जाता है। संपत्ति का अधिकार, मूल संविधान में यह मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 क में इसे शामिल किया गया। हम पहले भी बता चुके हैं। अपवाद, SC, ST, OBC। मूल संविधान में SC, ST का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन OBC का आरक्षण का प्रावधान नहीं था। लोगों का आरक्षण VP मंडल आयोग की सिफारिश पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह के द्वारा OBC वर्ग को आरक्षण मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। कितना %? तो 27% तक आरक्षण प्रदान किया गया था। प्रथम पिछड़ा आयोग गठन 1953 में काका कालेंकर के अध्यक्षता में हुआ। वहीं द्वितीय पिछड़ा आयोग की गठन 1979 में VP मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्रीमी लेयर, इंदिरा साहनी केस 1992 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर सिद्धांत दिया। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वैसे लोग जिनका वर्तमान में सालाना आय 8 लाख रुपया या उससे अधिक हो, क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। OBC वर्ग के लोग जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं उन्हें 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर मतलब वो होते हैं वैसे लोग, OBC में वैसे लोग हैं जो 8 लाख से ज़्यादा जिनका सैलरी है, उनको क्रीमी लेयर में गिनती नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या, वो पिछड़ा हुआ वर्ग में नहीं आएगा, ठीक है, ये बताया गया। ये हम लोग पढ़ लिए 14 से लेकर 18 तक। अब हम लोग 19 से 22 तक पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार और इससे रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। देखिए नोट्स को कितना बेहतरीन से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 19 के बारे में देखते हैं साथियों। 19 क्या कहती है? वर्तमान में अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की, पुतला जलाने की, झंडा फहराने की, सूचना का अधिकार। सभा करने का अधिकार मतलब हथियार वर्जित, मतलब कि बिना हथियार लिए आप सभा कर सकते हैं। ये नहीं सभा करने के लिए बोला हथियार लेके कर रहे हैं, नहीं।
चारों ओर भ्रमण करने का मतलब भारत में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं। भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार, मतलब पहले जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे, 370 धारा था तो, लेकिन अब भारत में कहीं भी आप यदि बसना चाहते हैं किसी भी राज्य में जमीन खरीद करके तो वहां बस सकते हैं। संपत्ति का अधिकार मतलब अर्जित। व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं भी आप जाकर के अपना व्यवसाय कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में यह सारा पॉइंट कहा गया है, ठीक है ना। चलिए नोट एक पॉइंट है। संपत्ति का अधिकार आप कानूनी अधिकार हो सका जिसे सरकार छीन सकती है। अनुच्छेद 20 देखते हैं, दोषी सिद्धि से संरक्षण। यह अनुच्छेद दोषी को 3 प्रकार के संरक्षण देते हैं। जो कोई व्यक्ति यदि दोषी करार अगर दिया गया है कानून की नज़र में, उसे 3 प्रकार के संरक्षण मिल सकती है। क्या क्या? अपराधी जिस समय अपराध करता है उसी समय कानून के हिसाब से सजा दिया जा सकता है। पहला पॉइंट, अपराधी को एक गलती के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर एक गलती किया उसको एक ही सजा मिलेगा। अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, कोई भी अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाह नहीं देगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि वैसा कौन सा आर्टिकल है जिसको निरस्त नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। तो आर्टिकल 21 याद रखिएगा। किसी का देह और स्वतंत्रता मतलब जीवन का स्वतंत्रता किसी से छीना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा आपातकाल के दौरान किसको कौन सा आर्टिकल को खत्म कर दिया जाता है, वैसे मौलिक अधिकार को भारत में कभी भी खत्म नहीं किया जाता है, किसी भी दौरान में निरस्त नहीं किया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन आपातकाल जब भारत में हो जाता है, आपातकाल की स्थिति, उस समय मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी आर्टिकल 21 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको निरस्त नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह अनुच्छेद हमें गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप से मेनका गांधी वाद में द्वारा प्रदान किया गया। इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिकारों को मौलिक अधिकार की दर्जा दी गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कुछ पॉइंट है। प्राण की स्वतंत्रता, हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, यह भी हमारे कानून के खिलाफ है, यह बात जान लीजिए। हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता है। दूसरा, हम पर्यावरण के प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। दैहिक स्वतंत्रता, हम अकेला रह सकते हैं, एकांत। विदेश जाने की स्वतंत्रता। निजता का अधिकार, व्यक्ति विचार, शादी होने के बाद हम किसी से संबंध रख सकते हैं। लड़के लड़कियां स्वच्छतापूर्ण, मतलब जो लेस्बियन वाला जो बात चला था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बहुत सारा देशों को प्रधानता प्राप्त किया गया था कि शादी किसी से भी कोई भी कर सकता है, उसी पॉइंट को यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। नोट, पृथ्वीनाथ बनाम भारत संघवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। ज्ञान बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि आत्महत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है, लोगों को अपने जीवन जीने की जोर देनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पहले क्या कहा गया था, आत्महत्या का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें ये वाला पॉइंट में नहीं कहा गया था ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य केस में। आत्महत्या, भारतीय दंड संहिता 309 धारा 309 के तहत आत्महत्या करना दंडनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। उसमें आर्टिकल 21 में भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। फिर से मेनका मामला हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार, कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठा के साथ जी सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ रही जलवायु जीने का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की कम निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने का विरोध। देखिए ये सब क्या है, बहुत सारा पॉइंट इसमें आपको हम बताते हैं। जीवन की रक्षा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 वर्ष से कम, अगर कोई व्यक्ति का उम्र 14 वर्ष से कम है किसी बच्चे का, उसे आप शिक्षा देना आपका अनिवार्यता ही है, मौलिक अधिकार है उसका। निःशुल्क कानून सहायता, आपके यहाँ अगर आपके पे केस कुछ अगर हो गया, आप गरीब हैं तो अगर सरकारी अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे फ्री में एडवोकेट की सहायता मिलती है।
अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध आपको अकेला कारावास में बंद नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ व्यक्ति जरूर होगा। त्वरित सुनवाई का अधिकार, मतलब तुरंत सुनवाई होना चाहिए 24 घंटा में। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता है। जब आप स्वच्छता से जाने के लिए तैयार है तो आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता है, ठीक है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, कोई अमानवीय व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ बदसलूकी, उसके उसके विरुद्ध अधिकार। देह से फांसी के विरुद्ध अधिकार। विदेश यात्रा करने का अधिकार, ठीक है। कुछ और पॉइंट है। बंधुता मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, मतलब क्या, बंधुआ मजदूरी, किसी को गुलाम बना के मजदूरी करवाते हैं, उसको अगर 300 रुपया उसको देना है, 100 रुपया देते हैं, कहते हैं मजदूरी भर दिन करो, तो ये गलत है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में रख करके उसका शोषण किया जाना, ये भी मौलिक अधिकार के खिलाफ है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, मतलब आपात की स्थिति में आप, जैसे भारत देश में आपातकाल की स्थिति है, लेकिन सरकार द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा सब जगह दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में समग्र एवं उचित इलाज का अधिकार, बहुत जगह देखते हैं कि दवाई नहीं रहता है, बहुत लूटपाट करते हैं, ये गलत बात है। राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। सूचना का अधिकार, ठीक है। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश में अपील का अधिकार। पारिवारिक पेंशन का अधिकार। सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। बार के टेस्ट के विरुद्ध अधिकार। जीवन बीमा पॉलिसी विनियोग का अधिकार। शयन अधिकार। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। धारणीय विकास का अधिकार। अवसर का अधिकार, ये वाला जो शोर मुक्ति से अधिकार है, जैसे कि कोई डीजे बजा रहा है या आप पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पर प्रदूषण, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वहाँ पे आप ये अधिकार के लिए कहीं पे जा कर के बोल सकते हैं। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपात। मार्शल लॉ क्या है और राष्ट्रीय आपात किसको कहते हैं। देखिए मार्शल लॉ यह सिर्फ मूल अधिकार को प्रभावित करता है, ठीक है, मार्शल लॉ। लेकिन राष्ट्रीय आपात यह न केवल मूल अधिकार को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकासी शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है। यह सरकार एवं सामान्य कानून न्यायालय को जारी रखता है। यह कानून तथा व्यवस्था भंग करने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। यह सिर्फ 3 आधार पर लागू हो सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र। जैसे किसी देश पर युद्ध हो गया, 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जिसके कारण आपातकाल लगा था, ठीक है। बाहरी आक्रमण, कोई देश बाहरी आक्रमण कर रहा है या करना हो, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। इस देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू हो सकता है, यह पूरे देश में लागू होता है। मौलिक अधिकार वाला कुछ समय, कुछ मतलब जगह पर लागू होगा, लेकिन यह पूरे देश में आपातकाल। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यह अव्यक्त है। संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह विस्तृत किया गया है। चलिए यहाँ पे इच्छा मृत्यु के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नोट्स को प्राप्त पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 क के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 21 क यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। यह कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 को तहत शिक्षा को अधिकार को मौलिक अधिकार में दर्जा दिया गया। यह पहले नहीं था, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया हर एक 6 से 14 बच्चे की आयु के बच्चों को हर एक राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 देखते हैं, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। यह अनुच्छेद गिरफ्तारी होने वाले व्यक्तियों को 3 प्रकार के संरक्षण करते हैं। गिरफ्तारी कारण जान सके, गिरफ्तार होने के 24 घंटा के भीतर जज के समक्ष जा सके, अपना मनपसंद वकील कर सके। कोई व्यक्ति यदि गिरफ्तार होते हैं तो वो जान सकते हैं कि हम किस कारण से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। देखते हैं पुलिस द्वारा पूछते हैं कि वारंट लाया हो कि किस कारण से। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर में पुलिस का काम होगा कि उसे कहाँ पे हाजिर करे, कोर्ट में।
लेकिन संडे को छोड़ करके, ठीक है, संडे को गिनती नहीं होता है। अपना मनपसंद वकील रख सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। अनुच्छेद नोट में देखते हैं 22 दो प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता है। शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को निवारक निरोध कानून तहत जिसे गिरफ्तार किया जाए। निवारक विरोध कानून क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैसा कानून जिसके तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि अपराध ना हो। यह कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है, जिस कारण यह नियम केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के बना होता है। इस कानून को रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी जाती है। इस कानून में भारतीय संविधान की आवश्यकता बुराई भी कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अधिकतम 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। इसमें अधिकतम समय तक नजरबंद रखते हुए हेतु सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं, अगर सलाहकार परिषद सिफारिश करता है तब यह 3 माह से अधिक समय तक नजरबंद रखा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर 2019 में क्या हुआ था, चुनाव वहाँ हुआ था, महबूबा मुफ्ती को क्या किया गया था, नज़रबंद किया गया था। तो ये मान लीजिए सरकार के हाथ में रहता है निवारक वाला जो कानून है, इसको कभी भी सरकार लागू कर सकता है किसी व्यक्ति पर यदि चाहे तो, और उसे नज़रबंद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर 352 लागू होता है तो 358 स्वतः लागू हो जाता है तथा हमारा मौलिक अधिकार 19 निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार निलंबित करने के लिए घोषणा भारत सरकार 359 के तहत करते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल कितना आर्टिकल में है, 352 में, अगर राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अनुसार अगर लगता है देश में तो ऑटोमेटिक सी बात है आर्टिकल 19 जो है वो ख़त्म हो जाती है 358 के अनुसार, ठीक है। और 19 के अलावा कोई भी आर्टिकल है मौलिक अधिकार का, उसे ख़त्म करने के लिए सरकार को घोषणा करना होगा कितना द्वारा, आर्टिकल 359 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1978, यह प्रावधान किया गया था आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया, अर्थात दोनों ऐसे मौलिक अधिकार जो कभी भी निलंबित नहीं होते। VVI पॉइंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। शोषण के विरुद्ध मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिबंध, मतलब किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अब बाल श्रम मतलब 14 से 18 वर्ष से छोटे बच्चे के साथ आप मतलब काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 में लाया गया। मतलब बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूर कानून अधिनियम 1976। आर्टिकल 24 देखते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या किसी भी खतरनाक काम में शामिल नहीं किया जा सकता है। बचपन बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया। यह आंदोलन के द्वारा कैलाश सत्यार्थी ने कारखानों में काम कर रहे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त कराकर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का काम किया। इस कार्य के लिए कैलाश सत्यार्थियों को 2024 में शांति नोबेल प्राइज भी दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ठीक है। ये पूछा जाता है कैलाश सत्यार्थी जो थे किससे रिलेटेड थे, बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया, 2014 में, ठीक है। याद रखिएगा 14 साल से कम बच्चे को काम करवाने के खिलाफ ये आंदोलन किए थे, बचपन बचाओ आंदोलन, इस कारण से उन्हें 2014 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 25 में, यह अनुच्छेद हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता पूर्वक मानने, उसके अनुरूप आचरण करने तथा अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कारण सिख धर्म के लोग कृपान रखते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति के धर्म के अनुसार अपना कपड़ा पहन सकते हैं, अपना वो क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये सभी किस में दिया गया है, आर्टिकल 25 में दिया गया है। चलिए, बौद्ध जैन सिख हिंदू धर्म के अलग अलग सब कुछ है, आप सभी जानते हैं, सब अपना अपना प्रचार करते हैं। कोई जय श्री राम, कोई अल्लाह अकबर, कोई गुरु गोविंद सिंह की जय। चलिए आर्टिकल 26,
धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन मतलब धर्म वाले जितने भी कार्य हैं उनका प्रबंधन होना चाहिए। आर्टिकल 27, किसी भी वृद्धि या पोषण में जो व्यय किए जाएंगे उस पर कर नहीं लगेगा। किसी भी वृद्धि या पोषण में जो व्यय किए जाएंगे उस पर नहीं लगेगा। आगे हम लोग समझ लेंगे। आर्टिकल 28, सरकारी धन से चल रहे संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं DAV दयानंद विद्या स्कूल देखते हैं या सरस्वती विद्या स्कूल देखते हैं, मतलब धार्मिक नाम से जो भी व्यक्ति खोलते हैं संस्थान, उसको टैक्स सरकार को नहीं दिया जाता है। देखते होंगे बड़े बड़े कॉलेज जो होते हैं बड़े बड़े, तो वो नाम मतलब किसी धार्मिक चीज़ पर रखा जाता है, ठीक है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। इस कारण से शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार है 29 और 30 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाकर रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार है। नोट, भारत में अल्पसंख्यक होने का अधिकार आधार धार्मिक और भाषाई है। भारत में 29 क्या देता है पहले ये समझिए। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जैसे हिंदू, मान लीजिए भारत में हिंदू लोग हैं, 80% हिंदू है, मान लीजिए जैसे 18% मुस्लिम है, 2% में 1% सिख है, 0.5% कौन है, तो जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म है, तो अल्पसंख्यक कौन कहलाएगा? अल्पसंख्यक ये कहलाएंगे। हिंदू की तुलना में मुस्लिम हो जाएंगे, मुस्लिम की तुलना में अगर सब की तुलना में देखेंगे तो ये बौद्ध हो जाएंगे, ठीक है, सिख हो जाएंगे, ये सब अल्पसंख्यक कहलाएंगे, ठीक है। इनको धार्मिक और भाषाई आधार पर हम लोग देखते हैं, जिसका भाषा बोलने की संख्या कम है या धर्म जिसका कम है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। हम लोग देखते हैं नोट में, भारत में अल्पसंख्यक होने के आधार धार्मिक या भाषाई है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य सभी समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, फारसी आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। आर्टिकल 30 देखते हैं, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह अधिकार देता है कि वह अपना शैक्षणिक संस्थान खोलकर वहां शासन प्रशासन भी चला सकते हैं। जैसे आर्टिकल 30 भारत में यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे हिंदू अपना एक संस्था खोल सकता है, वहाँ पर हिंदू वाला जितने भी जैसे शास्त्र है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ वहाँ पे सिखा सकता है बच्चे को, ठीक है, हिंदू वैदिक वेद वगैरह सब कुछ पढ़ा सकते हैं। ऐसे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मदरसा खोलते हैं, देखते होंगे मदरसा खोलते हैं। तो आर्टिकल 30 के अनुसार मुस्लिम लोग भी मदरसा खोल करके वहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं। तो हर एक धर्म को यह दिया गया है कि अपना अपना धर्म का शैक्षणिक संस्थान खोल करके शासन प्रशासन का चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसे बहाल करवाने के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसे ही संवैधानिक उपचार कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसार संविधान की आत्मा हृदय आर्टिकल 32 को कहा गया। मोस्ट VVI पॉइंट है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में अगर हम अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वही अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाते हैं। स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी करता है, वो दोनों रीट जारी करते हैं। रीट 5 प्रकार का होता है, ठीक है। आपको बता दें 12 से लेकर के 35 के बीच आर्टिकल में अगर कोई भी हनन हुआ है, जैसे छुआछूत का, कोई व्यक्ति बोला कि हम छुआ गए हैं, मान लो तुम पे मारा पीटा कुछ भी किया, आप सभी को बता रहे हैं पॉइंट। आपको अगर लगे ऐसा कहीं पर भी, कोई किसी भी व्यक्ति को लगे कि हमारा आसपास के पुलिस थाना नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो आप सीधे तौर पे ले जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाइए, ठीक है। आपको बता दें तुरंत पे वहाँ पे सुनवाई होता है। आज से 6 महीना या नहीं, साल भर पहले की घटना है। केरल में एक केस हुआ था जहाँ पर एक महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, ठीक है। तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था तो क्या हुआ था ना कि एक फाइल वहाँ पे आया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की जब बेंच बैठा दिल्ली में तो देखा कि एक केस चल रहा है और वहाँ पर पैक्स द्वारा उन लोग को पहुँच जाता है। तो पैक्स में देखा एक पेज पर मौलिक अधिकार का मामला था, बोला ये वाला मामला पहले लाओ मौलिक अधिकार का, और उन्हें न्याय मिला तुरंत। तो ये आपको बता रहे हैं मौलिक अधिकार इतना ज़्यादा मतलब विख्यात है कि इसमें आपको तुरंत न्याय मिलता है अगर कोई व्यक्ति कदम उठाता है तो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। रीट जारी करता है 5 प्रकार का। कौन कौन सा रीट? ये 5 वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार भिक्षालेख, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब किसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के रीट जारी करता है। हाई कोर्ट जो है राज्य का रीट जारी करता है, जैसे पटना हाई कोर्ट बिहार के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए। सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन होने के सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का हनन, कानूनी अधिकार हनन, संवैधानिक हनन इत्यादि का रीट जारी करता है। यह सिर्फ मौलिक अधिकार का। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पांचों रीट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हावियस कर्पस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। इस रीट के माध्यम से न्यायालय गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यह रीट के माध्यम से आर्टिकल 21-22 मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। ठीक है, मतलब आपका हनन हुआ, आपके साथ मारपीट किया गया है, तो रीट आप जारी किए हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि तुम तुरंत में उस व्यक्ति को यहाँ पेश करो, उसके साथ क्या हुआ है वो बताएगा। ठीक है। परमादेश या मेडामस, परमादेश या मेडे, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं कि लोक महत्व का पद पर बैठते हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से ढंग से नहीं करता है, तब तक रीट याचिका जारी किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्राइवेट व्यक्ति को लेकर के यह रीट जारी नहीं किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्राइवेट व्यक्ति कोई अपना काम कर रहा है उसके लिए नहीं किया जाता, लेकिन जितने भी अधिकारी रैंक के व्यक्ति हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जारी किया जाता है कि तुम अपने पद पर बैठे हुए क्या कर रहे हो। ठीक है, तो परमादेश का मतलब यही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार भिक्षालेख मतलब कोवेरेंट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार होता है, किस अधिकार से होता है। इस रीट के माध्यम से किसी लोक महत्व के पद पर बैठते पदाधिकारी की वैधानिकता की जांच की जाती है। यह रीट प्रसाद पर्यंत पद को लेकर जारी नहीं होता है। यह रीट राष्ट्रपति को लेकर के जारी हो सकता है, लेकिन राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद है। देखिए ये रीट सभी के लिए जारी होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत जो पद होता है, जो मतलब जैसे भारत सरकार, राष्ट्रपति डायरेक्ट किसी को अपना प्रसाद पर्यंत बना करके स्थापित करते हैं जैसे राज्यपाल को, तो उनके लिए नहीं होगा, बाकी सभी के लिए यह जारी होता है। चौथा नंबर देखते हैं हम लोग, प्रतिषेध प्रोविजन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह न्यायिक रीट है। यह रीट ऊपर के न्यायालय से नीचे के न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब सुनवाई निर्णय नहीं हुआ हो। उत्प्रेषण सिक्योरिटी, इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित करना होता है। यह भी एक प्रकार का न्यायिक रीट है। यह रीट ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब निर्णय हो गया हो। ठीक है, निर्णय हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टमार्टम की संज्ञा उत्प्रेषण रीट को दिया जाता है। न्यायिक रीट हमेशा ऊपर के न्यायालय में वो न्यायालय से नीचे के न्यायालय को लेकर के जारी करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 33 देखते हैं। खुफिया बल, पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसी, सशस्त्र पुलिस बल इत्यादि के बीच अनुशासन बनाए रखने को लेकर के इन लोगों के मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहती है कि प्रमुख बल जो होती है, खुफिया, पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसी या बीच के अनुशासन में लेकर के जितने भी लोग हैं, मौलिक अधिकार या उक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है इन लोगों को। आर्टिकल 34, अगर देश के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, सेना कानून लागू हो, उस क्षेत्र के लिए सेना ने कोई आदेश दंडावत पारित किया है तो संसद को स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, संसद को स्वीकृति भी देनी होती है। चलिए आर्टिकल 35, यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सके। अब जितने भी आर्टिकल हैं उसको प्रभावी बना करके रखे, वो उसका काम किसका है, आर्टिकल 35 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को लेकर न्यायपालिका विधायिका के बीच होने वाला विवाद, कुछ विवाद हुए दोनों के बीच, हम लोग देखते हैं क्या क्या विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 के माध्यम से यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। भारतीय संसद 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया, मौलिक अधिकार में संसद
कर सकती है, मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है। ठीक है, 71 में। 67 में बोला गया नहीं किया जा सकता, लेकिन 71 में बोला गया किया जा सकता है। तो ये रहा साथियों थ्योरी, आपको अगर पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जितना बड़ा चैप्टर था, जितना इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है, टोटल 130 ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का विवरण है? भाग 3। संविधान के किस भाग में संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? भाग 3। मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है? मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति। वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार है? कितने मूल अधिकार हैं? 6। 7 था, एक हटा दिया गया। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो हो जाएगा सी 7। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया? 6 का क्या हो जाएगा? ये 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1978 में। संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार से हटाकर किस भाग में रखा गया? तो 8 का हो जाएगा बी, भाग 12 में। चलिए, संपत्ति के अधिकार का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? 9 का ए हो जाएगा, आर्टिकल 300 को। निम्नलिखित में से मूल अधिकार की विशेषताएं हैं? 10 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। निम्नलिखित में से मूल अधिकार की विशेषताएं हैं? 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। उच्चतम न्यायालय की गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है। 2021 को छोड़ के राष्ट्रीय आपातकाल की संहिता इसके निलंबित नहीं की जा सकती है। सशस्त्र बलों, अर्ध बल, इसके इस सब प्रबंधों को हो सकती है, ये सभी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि मूल अधिकार में असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी? तो 12 का क्या हो जाएगा? बी, आर्टिकल 13। चलिए, मूल अधिकारों के असंगत विधियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः किस अनुच्छेद का संगत घोषित किया जाता है? 13 का क्या हो जाएगा? ये 32 और 226। अगर ये टोटल क्वेश्चन आप कर लेते हैं साथियों, तो यकीन मानिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मौलिक अधिकार से नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? जो केवल भारतीयों को, तो आपको बता दें, उपयुक्त में से सभी। 15, 16, 19, 29 सभी हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी है। चलिए, समानता का अधिकार का संविधान किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है? तो समानता का 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण को वंचित नहीं किया जा सकता? 16 का बी हो जाएगा 14। चलिए, यह किसका कथन है कि विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है? 17 का बी हो जाएगा, ईवी डाइसी का है यह। किस अनुच्छेद में यह कहा गया था कि राज्य के किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के साथ को आधार विभेद नहीं किया जा सकता? 18 का बी हो जाएगा, आर्टिकल 15। कुछ आधारों पर प्रतिरोध, प्रतिषेध अर्थात आर्टिकल 15 का बाद है? तो डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लोक नियोजन में अफसर की समानता, आर्टिकल 16। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य में नियुक्ति में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किए जाएंगे? तो 21 का क्या हो जाएगा? डी, 16 का 3। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो 22 का क्या हो जाएगा? ए, 16 का 4। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किसके अध्यक्षता में की गई? तो इसका ए हो जाएगा, बीपी मंडल। 27% जो आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, वही बात बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? छूआछूत का, मतलब 17। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 17 के क्रियान्वयन के लिए किस अधिनियम के क्रियान्वित किया गया था? 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1955। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? आर्टिकल 18। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपलब्धि प्रदान नहीं करेगा?
कौन करता है यह? 27 का ए हो जाएगा, 18 का ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का कोई राज्य विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता? 28 का बी हो जाएगा, आर्टिकल 18 का ए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेश से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ग्रहण कर सकते हैं? तो आर्टिकल 18 का 3। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सी हो जाएगा, 19 से 22। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है कहीं पे भी? तो क्या हो जाएगा आपका 19 का 6। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आपको पहले ही बताए थे 15, 16, 19, 29। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? पहले भी बताया है, बी और सी हो जाएगा। 21 नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 का संबंध है किससे? हो जाएगा ए और बी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनुच्छेद 361 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा साथियों। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 और 2 दोनों। वर्तमान एनडीए सरकार के पूर्व किस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रयास किया था? 36 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नरसिम्हा राव सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है? तो 37 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपाधि नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है? तो डी हो जाएगा, इनमें सभी, मतलब पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। 39 का क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों के संदर्भों में विचार कीजिए। 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है? कौन सा हो जाएगा? 41 का हो जाएगा आपका। और देख लेते हैं ऑप्शन, इनमें सभी, मतलब हम लोग विचार को प्रसारित कर सकते हैं कहीं पर भी, प्रेस की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरोध में अधिकार है, ये सभी हो सकता है, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो 42 का क्या हो जाएगा? ए। हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य के अर्थात सरकार द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाया गया? 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी। भारतीय एकता और संप्रभुता, विदेश राज्यों से मित्रवत संबंध, नैतिकता की स्थापना। चलिए, किस आधार पर सरकार द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 44 का क्या हो जाएगा? 44 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। न्यायालय, सार्वजनिक अपराध। शांतिपूर्व सम्मेलन स्वतंत्रता में सम्मिलित अधिकार नहीं है। किसका अधिकार ये नहीं है? डी हो जाएगा, हड़ताल का अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 का क्या हो जाएगा साथियों? इसमें आप लोग देख लीजिए, 46 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। व्यवस्था धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे से तरह रोक सकता है। इसके रोकने का अधिकार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि है। सही बात है। संगम या संघ बनाने के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। 47 का क्या हो जाएगा? 47 का हो जाएगा, एक सेकेंड देख लेते हैं, डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, आप लोग देख लीजिएगा। 48 देखते हैं। संगम या संघ बनाने के अधिकार के संबंध निम्नलिखित कथनों को विचार कौन सा सही है? इस अधिकार के किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। संगम या संघ, किसी संगम की स्वीकृति मूल अधिकार नहीं है। 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2। आवाज संचारण की स्वतंत्रता का अधिकार उद्देश्य है। 49 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना। चलिए, आवाज संरक्षण एवं स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। 50 का क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निवास करने के अधिकार का महत्व है। 51 का क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निवास के अधिकार के संबंध में वाक्यांश पर विचार कीजिए। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से बसने का अधिकार है। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार है। केवल दो होगा, ठीक है। 52 का क्या होगा? हर व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से, हाँ अस्थायी रूप, सही बात है, बसने का, कहीं भी रह सकता है कुछ दिन के लिए, दोनों सही हो जाएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 53 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 19 में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 के संबंध है। 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में उल्लेखित कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं का आशय है। 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। चलिए 56 को हम लोग देखते हैं। 56 पे विचार करते हैं। 56 का हो जाएगा एक, केवल एक पूर्व पद प्रभाव कानून वो है जो व्यापी प्रभाव दंड अध्यारोपित करती है। आगे देखते हैं। प्राण दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 21 में। गोपालन मामले का संबंध है। गोपालन मामले का संबंध किससे? 58 का क्या हो जाएगा? ए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध करवाता है, यह विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाता। तो 59 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेनका गांधी मामला 1987 का संबंध है। 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जीवन की स्वतंत्रता से। पिट्टा स्वामी मामले का संबंध है। 61 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निजता का अधिकार से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? 62 का हो जाएगा डी, इनमें सभी। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन की रक्षा, निजता का अधिकार, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध की जाए? आर्टिकल 24। 63 का क्या माफी चाहेंगे? 21 का क, 21 का क। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 का क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? 64 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 46वां 2002। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 65 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 का क्या हो जाएगा? 66 का सी हो जाएगा साथियों, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को साधारण कानून के अंतर्गत हिरासत में किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध होगा? तो कौन सा अधिकार उपलब्ध होगा? 67 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 24 घंटे के अंदर उन्हें पेश किया जाए, परामर्श लेने की सूचना का, ये सब होगा उनसे। चलिए 68 देखते हैं। निवारक नज़रबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है? 68 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा बिना सलाहकार बोर्ड के नहीं बढ़ाई जा सकती है। निवारक का अधिकार संबंधित व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। चलिए हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 69 का क्या हो जाएगा? 69 का ये होगा, केवल एक। संविधान के हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों का विभाजन संसद एवं विधानमंडल के बीच किया गया है, बाकी दोनों नहीं होगा, आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? 70 का सी हो जाएगा, मानव व्यापार एवं बाल श्रम से। चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अंतर्गत सम्मिलित है। 71 का डी हो जाएगा, इनमें सभी। मानव दुर्व्यवहार, बालाश्रम, कारखाना में बालकों का नियोजन, मानव दुर्व्यवहार शब्द शामिल है। क्या हो जाएगा? 72 का हो जाएगा डी, 72 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। चलिए 73 देखते हैं। मानव दुर्व्यवहार कृत्यों से संबंधित लोगों में दंडित करने के लिए संसद में कौन सा कानून बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया कानून? अनैतिक दुर्व्यवहार कानून 1956, अनैतिक दुर्व्यवहार कानून 1959, अनैतिक दुर्व्यवहार 1955। अगर बात करते हैं इसमें 73 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है।
बाकी एक बचपन बचाओ भी चलाए थे। अनुच्छेद 24 संबंधित है, किससे संबंधित है? बी हो जाएगा, कारखाना आदि बला श्रम से। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है? 75 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 25 से 28। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित है, 76 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, 77 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक विश्वास आस्था मनाने की धार्मिक आचरण का अधिकार। निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है? 78 का हो जाएगा डी, इनमें सभी। नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य। अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के अंतर्गत सम्मिलित है, कौन सा है? सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 80 का, कृपाल धारणा करना लेकर के चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। धार्मिक आचरण से संबंध वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधियों का विनियमन राज्य अथवा सरकार कर सकती है। अगर 80 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 81 देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 81 का क्या हो जाएगा साथियों? 81 का आपका हो जाएगा डी, इनमें सभी। 82 के देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो 82 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोई भी धर्म पद्धति विश्वास न करने का अधिकार।